नमस्कार साथियों। हम फिर अब आगे जो अवयव भाव का अगले उदाहरण है उस पर चलते हैं। हमने आपको बताया था कि एक दो शब्द आते हैं ब और बा, ब और बे और बा। दो शब्द देखने में हमें साम्य से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत ही विपरीत अर्थ है। अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं बेइज्जत, एक शब्द का प्रयोग करूं बाइज्जत, दोनों में रात दिन का अंतर है। अगर मैं कहूं बेइज्जत, यहां बे का तात्पर्य है बिना, इज्जत मतलब मर्यादा, अर्थात जो बिना इज्जत के हैं या जिसको बिना इज्जत के कर दिया गया है वो कहलाएगा बेइज्जत। और जो अपनी इज्जत को अपने साथ रखा हुआ है वो कहलाएगा बाइज्जत, अर्थात इज्जत के साथ हैं। इस प्रकार बा और बे से जुड़े हुए जितने भी उपसर्ग हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? अवयव भाव के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे अव्ययी भाव, अर्थात वह सामासिक पद जो पूरा का पूरा अव्यय का भाव हमें देता है। और स्वरूप चार थे, उपसर्ग और संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, और चौथा था संज्ञा प्रथम पद हो और उपसर्ग पर पद या द्वितीय पद हो। यहां देखो अकारण, अ मतलब बिना कारण के, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ ही धड़ भी लिख सकते हैं लेकिन सार्थक अर्थ होगा जल्दी से। बेरहम, बे का मैंने क्या बताया? बिना, अर्थात बिना रहम के। बकायदा, कायदे के अनुसार। बेकाम, बिना काम के। अध्यात्म, अध्यात्म का हमने विग्रह किया अधि और आत्मा, आत्मा का हमने लघुकरण किया म शब्द का, तो हमारे पास क्या आ गया? आत्म। इसी प्रकार हमने कई शब्द देखे थे, जैसे इच्छा, इसका हमने लघुकरण हुआ तो इच्छ बना। इसी प्रकार रात्रि था तो रात्र शब्द बनता है, जैसे हम लिखते हैं ना दिवा रात्र। अध्यात्म अर्थात आत्मा से संबंधित। बेलगाम अर्थात बे मतलब बिना लगाम के। और भरपेट, पेट भर करके। आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास पदों की प्रधानता के आधार पर आपको बताया गया था कि प्रथम पद प्रधान होता है या फिर द्वितीय पद प्रधान होता है या फिर दोनों उभय पद प्रधान होते हैं, या फिर चौथा था उभय पद दोनों ही अप्रधान होते हैं। यहां क्या है कि द्वितीय पद प्रधान क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान। शुरू में तो ये मुख्य चीज हमें जाननी है कि यहां द्वितीय पद प्रधान होता है, साथ ही साथ विभक्ति चिन्ह, जिन्हें हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, इनका क्या होता है? इसमें लोप हुआ रहता है। अर्थात जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उनके मध्य में जितने भी कारक चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, या जिन्हें हम योजक चिन्ह भी कह देते हैं, इनका क्या कर दिया जाता है साथियों? लोप कर दिया जाता है। और इससे जुड़ी हुई एक चीज और है कि तत्पुरुष समास को हम दो स्वरूपों में देखते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण, अगर आप कहीं भी संस्कृत की या फिर मूल भाषा की पुस्तकों में तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां तत्पुरुष समास को दो भागों में विभाजित किया, लेकिन हम हिंदी में उस प्रकार से नहीं पढ़ते, हम सीधा का सीधा 6 भाग ही पढ़ते हैं। समानाधिकरण के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। क्या जाते हैं? कर्मधारय समास और
द्विगु समास। और व्याधिकरण के अंतर्गत कारक से संबंधित 6 भेद आ जाते हैं। कारक से संबंधित 6 भेद आ जाते हैं, जिन्हें हम 6 प्रकार भी कहते हैं। क्योंकि कारक हमारे पास कितने हैं? 8 कारक है। इसमें से हमने कर्ता को हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने संबोधन को छोड़ दिया। क्या कर दिया? संबोधन, जिसे हम आगे विस्मयादि के रूप में लेते हैं, विस्मयादि के रूप में लेते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। अर्थात समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये 2 रूप हमें देखने को यहां मिलते हैं। अब आती है बात, अगर हम बात करें तत्पुरुष समाज की पारिभाषिक शब्दावली की, तो हम देखेंगे उसमें अंतर्गत आता है वह सामासिक पद जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और उसके मध्य कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम व्याधिकरण के दृष्टिकोण से भेद करेंगे तो कारक तत्पुरुष नाम देंगे। उनको क्या नाम देंगे? कारक तत्पुरुष नाम देंगे। कारक तत्पुरुष अर्थात वह समासिक पद जिनका विग्रह कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर किया जाता है। इसमें हमें क्या देखने को मिला? हमने कारक देखे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। क्या देखे? संबंध। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 कारक के आधार पर हम क्या करते हैं? तत्पुरुष समाज का वर्गीकरण करते हैं, सामाजिक विग्रह करते हैं, या फिर इनके विभक्ति चिन्हों को हटा करके हम सामासिक पद बनाते हैं। आप जहां भी इनका विग्रह देखोगे या जिनमें सामासिक पद देखोगे, यह आपके विलुप्त हुए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? क्या तो कर्म से संबंधित कारक चिन्ह मिलेंगे, या फिर करण से संबंधित कारक चिन्ह मिलेंगे, या संप्रदान, अपादान, अधिकरण या संबंध से जुड़े हुए कारक चिन्ह आपको लुप्त हुए मिलेंगे। अर्थात हम इसको अगर पूर्ण संक्षिप्त रूप से देखना चाहें तो तत्पुरुष समास क्या होगा? जिसमें द्वितीय पद प्रधान। अब द्वितीय पद प्रधान से तात्पर्य मैंने आपको अव्यय भाव में बताया, यह अव्यय की तरह काम करता है। क्या करता है काम? अव्यय की तरह। अर्थात उसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता है। साथ ही साथ जब उन दोनों पदों को साथ लाए तो उसमें हमें किसी ना किसी कारक विभक्ति का आभास जरूर होगा। इसके हम अनेक उदाहरणों से भी इसको परीक्षण करने की कोशिश करेंगे। विभक्तियों का हमें आभास होगा लेकिन वह लुप्त हुई रहेंगी। तो कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा ये चीजें। इसके बाद एक आता है तत्पुरुष समास का एक भेद और होता है जिसे हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष। क्या कहते हैं? अलुक तत्पुरुष। उसके बाद एक आता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष। एक आता है नए तत्पुरुष, एक आता है नए तत्पुरुष, एक आता है लुप्त पद तत्पुरुष। अधिकांशतः लुप्त पद तत्पुरुष से क्या होते हैं, हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूं, तुलसीकृत। क्या है? तुलसीकृत। यहां कृत मतलब करने वाला और तुलसी, तुलसी के द्वारा रचित। यहां क्या आ रहा है?
कौन सा विभक्ति चिन्ह हमें आभास हो रहा है? के द्वारा। के द्वारा किसके अंतर्गत आता है? करण कारक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो करण कारक तत्पुरुष के अंतर्गत ही हमें देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे। इसी साथ साथ जैसे अलुक तत्पुरुष है, अलुक जिसके अंतर्गत कुछ छुपा हुआ रहता है। एक आता है उपपद, जिसमें क्या होता है कि उपपद में कुछ छोटे छोटे पद हैं, वो उसके पीछे लगा दिए जा, जैसे ठेकेदार शब्द है, ठेकेदार शब्द है, ठेके को ठेके का दार, ठेके का दार, या थानेदार शब्द है इसी प्रकार का, थाने का दार। यहां क्या हुआ? संबंध तत्पुरुष के योजक चिन्ह या कारक चिन्ह इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन पीछे इस प्रकार से दार शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे ठेकेदार, थानेदार, चूहेदानी, चूहे की दानी। उस प्रकार ऊट पटांग, ऊट पर टांग, में या पर किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण का है। तो इस प्रकार के शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। एक आता है हमारे नए तत्पुरुष, इसमें सिर्फ दो उपसर्ग देखने को मिलेंगे साथियों। कौन से? अ और अन, अ और अन, अर्थात इसका अर्थ होगा बिना। अगर बिना या जिसके अलग के अर्थ में कोई भी शब्द आए, जैसे अकारण, अकारण अ उपसर्ग आया हमारे साथ। एक आता है अनभिज्ञ शब्द आता है, अनभिज्ञ, यहां क्या है? अन उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन बिना के अर्थ में आ रहा है, नहीं के अर्थ में आ रहा है। इसी कारण हमने इसको नाम दिया न तत्पुरुष, अर्थात वह दो उपसर्ग जो अ और अन हैं, जो बिना के अर्थ में, नहीं के अर्थ में हमारे सामने आते हैं, वह न तत्पुरुष के अंतर्गत गिने, पढ़े और समझे जाते हैं। एक आता है लुप्त पद। लुप्त पद से तात्पर्य है कि वह तत्पुरुष समास जिसमें योजक या विभक्ति चिन्हों का तो लोप होता ही होता है, साथ में कई अन्य पदों का भी लोप हो जाता है। जिस प्रकार एक शब्द आता है दही बड़ा, एक शब्द आता है बैलगाड़ी। साथियों, मैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे उदाहरण आपको आगे कराने भी जा रहा हूं। यहां समझने के लिए आपको उदाहरणिक तौर पर एक दो शब्द बता रहा हूं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहां अगर दही में शब्द का प्रयोग करें तो वो कारक के अंतर्गत आता है। डूबा हुआ शब्द क्या है? लुप्त पद के अंतर्गत आता है। तो इसको हम किस में समाहित करेंगे? लुप्त पद तत्पुरुष। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। बैल के द्वारा कारक चिन्ह आया, खींची जाने वाली क्या हो गई? जो पद हो गया, जिसे हमने क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। उसके बाद एक शब्द और आ जाता है वायुयान। क्या आ जाता है? वायुयान, वायु में चलने वाला यान। वायु में तो किस में आ गया? अधिकरण में। चलने वाला किस में आ गया? लुप्त पद के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से जैसे एक रेलगाड़ी शब्द होता है, रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर तो कारक के अंतर्गत आया, चलने वाली हमारे किस में आई? लुप्त पद के अंतर्गत आई। तो अब अगर हम इस तत्पुरुष समास को अगर एक बिंदु में देखना चाहें तो यह देखेंगे कि तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करने की कोशिश करेंगे या सामासिक पद को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कारक के विभक्ति या योजक चिन्हों का हमें समावेश देखने को मिलेगा। सिर्फ यही चीज इसकी पहचान है कि कारक विभक्ति हमें देखने को मिलती है। तो 6 रूप कारक तत्पुरुष के आते हैं। उसके बाद अगर अ और अन आए तो वह नए तत्पुरुष के आते हैं, और कुछ
बड़े बड़े पदों का लोप हो जाए तो वो लुप्त पद के अंतर्गत आते हैं। और अगर 2-3 चीज और है, उपसर्ग बताऊं मैं आपको, ज्ञ उपसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? ज्ञ उपसर्ग। जैसे सर्वज्ञ, मर्मज्ञ जैसे शब्द हैं, सब जानने वाला सर्वज्ञ, मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, ये अगर उपसर्ग साथ आ जाए वो भी किस में आएंगे? प्रत्यय, सॉरी, अगर ज्ञ प्रत्यय साथ में आ जाए तो वह किस में आएंगे? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। एक शब्द आता है जैसे फलदायी, फलदायी। एक शब्द आता है शिक्षाप्रद, फलदायी और शिक्षाप्रद। फलदायी, फल को देने वाला, को शब्द आया कारक से संबंधित, संबंध कारक का, की, को, और देने वाला पीछे पद आया। उसी प्रकार शिक्षा को प्रदान करने वाला, शिक्षाप्रद। तो यह शब्द जहां आते हैं, या फिर एक कार प्रत्यय लिखा हुआ और आ जाता है, जैसे स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, चरमकार, चरम का काम करने वाला, कुंभकार, मिट्टी का काम करने वाले। इस प्रकार से जितने भी कार प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द अगर आए तो वह भी किस में अंतर्गत आएंगे? हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ये 4 चीज ध्यान रखने की जरूरत है। कारक चिन्ह अगर लुप्त हुए दिखे मिले तो तत्पुरुष समास, ज्ञ, कार या फिर इस प्रकार के कोई प्रत्यय लिखे हुए दिखे मिले तो तत्पुरुष समास, अ या अन उपसर्ग लगे हुए शब्द हमें मिले तो तत्पुरुष समास, और अगर कोई बड़ा पद ही लुप्त हुआ मिले तो भी तत्पुरुष समास। इतनी सी पहचान है साथियों तत्पुरुष समास की। आगे आने वाली कक्षाओं में हम इससे जुड़े हुए असंख्य उदाहरण करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये जो 4 स्वरूप है वो आप उसको भली भांति समझ पाओ और उसका अवबोध कर पाओ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।